Hello everyone. Today we start with another chapter of Civics, chapter 10, Grassroots and Democracy, part 1, Governance. Now this chapter, it discusses governance, the role of government and democracy in society. It explains why rules are necessary, how the government function at different levels and what is the importance of citizens. जैसा आप सब लोग सोसाइटी में रहते हैं और हर सोसाइटी में सरकार होती है, सरकार कैसे बनती है, हम लोग कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ पता होना चाहिए गवर्नेंस क्या है। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, of organizing the society's life with different set of rules हो सकता है and ensure करते हैं कि ये rules जो हैं वो follow हों। तो अगर मैं आपसे पूछूं गवर्नेंस क्या है तो आप यही बोलोगे कि सरकार कैसे डिसीजंस ले रही है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और देखती है कि हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसको बेसिकली गवर्नेंस प्रोसेस है। पर अगर पूछे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या सिस्टम होता है जो कि रूल्स बनाता है और इंश्योर करता है कि ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो हों। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, हमें पता है हमें क्या करना है तो गवर्नमेंट क्यों चाहिए। सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट क्यों चाहिए? टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। नहीं तो जो जिसका मन चाहेगा सब कुछ भी करता रहेगा, तो इसलिए सबसे ऑर्डर मेंटेन करना सोसाइटी में। दूसरी चीज़ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब नाउ एसेंशियल सर्विसेज कैन बी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल यूज़ करते होते हैं वो कौन डेवलप करता है? हम तो नहीं डेवलप कर रहे, गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। इवन आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनवाती है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ का देखती है, वो पल्स पोलियो वगैरह जब वो स्कीम्स कैरी आउट करती हैं हम लोगों के लिए करती हैं। इसके अलावा उसका एक और काम है कि राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। हमें सबको राइट्स दे रखी हैं पर कभी कभी हमारी राइट्स दूसरे लोग जो हैं उनको सप्रेस करते होते हैं, तो वो ये देखती है कि सारे जो सिटीजन्स हैं अपनी अपनी राइट्स को एंजॉय कर सकें। और एक और सबसे बड़ा काम जस्टिस। कहीं भी सोसाइटी में जहाँ पे 2-3 लोग हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ लड़ाई हो ही जाती है। तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट है, जो कि जुडिशरी जो है वो एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो हेल्प करती है कि जस्टिस कैसे दी जाए। अब हम बात करते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन हैं और इन तीनों ऑर्गन का काम जो है अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर का काम। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। वो लॉ बनाती है। अब लॉ कौन बनाता है? अगर मैं इंडिया में बात करूं तो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट हमारे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं, क्योंकि दोनों हाउसेस पास करेंगे लॉ, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो लॉ बन जाता होता है। दूसरी बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट हैं और इनफैक्ट परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हमारे सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, IAS IPS ऑफिसर्स वगैरह, ये जो लॉ बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरे आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस देना। कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो ऑर्गन्स के बीच में भी हो सकती है, लोगों के बीच में हो सकती है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में हो सकती है, किसी भी तरह की लड़ाई होएगी तो जुडिशरी काम सबको प्रोटेक्ट करती है या जस्टिस देती है। अब जुडिशरी में कौन लोग आते हैं? जजेस। तो ये हमारे जब भी पूछा जाए कि भी 3 ऑर्गन्स कौन से हैं, तो 3 ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। अब इन तीनों का काम करने का जो दायरा है
वो एकदम अलग अलग है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम में नहीं दखलंदाजी करेगा और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। सबके अपने अपने काम करना है और अगर कोई मान लो इंटरफियर करता है उनके काम में, दूसरा कह देगा बस ये आपका नहीं है, ये मेरा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि सबका अपना अलग अलग है और अगर कोई काम करने के लिए इंटरफियर कर रहा है दूसरे के काम में, दूसरा उसको वहीं स्टॉप करता है। तो इसको हम बैलेंस ऑफ पावर भी कहते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में बैलेंस मेंटेन होता है कि कोई दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को हम चेक्स एंड बैलेंसेस इन गवर्नेंस भी कहते हैं। अब आती है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बारी। 3 लेवल्स आपका वर्टिकली होता है। सबसे नेशनल लेवल पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होती है। जो आपकी मिडिल लेवल है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोअर लेवल पे हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नेशनल अफेयर्स हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, इन सारी चीज़ों को वो देखता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लॉ बनाता है। दूसरे लेवल पे आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इट हैंडल्स ऑल द लॉ एनफोर्समेंट या एजुकेशन या पब्लिक हेल्थ स्टेट लेवल की। ऐसा नहीं जैसे अब हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा को ही देखेगी, ऐसा नहीं है हरियाणा की गवर्नमेंट पंजाब को देखने लग जाए या राजस्थान को देखने लग जाए। फिर जो उनसे विद इन हरियाणा एक और लोकल गवर्नमेंट आती है। अब लोकल गवर्नमेंट जो है टाउन्स एंड विलेजेस की अलग अलग होती हैं। टाउन्स में हम उनको म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, विलेजेस में हम उनको पंचायती राज कहते हैं। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, सैनिटेशन की प्रॉब्लम देखना, लोकल का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह ठीक से बनी है नहीं बनी है, ये सारे का सारा काम जो है वो लोकल गवर्नमेंट देखती है। और जनरली हम लोग जो ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं लोकल गवर्नमेंट के कांटेक्ट में होते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिल रही है या नहीं हमें फैसिलिटी हो पा रही है, हम तुरंत अपना जो लोकल उस एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको हम कांटेक्ट करते हैं। अब एक टर्म है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया से बनी है। डेमोस का मतलब पीपल, क्राइटेरिया का मतलब रूल ऑफ। तो शॉर्ट में अगर बोलेंगे रूल ऑफ पीपल को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब रूल जो डेमोक्रेसी है जनरली ज़्यादातर आज की दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है। डेमोक्रेसी जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या? जब सिटीजन्स एक जगह इकट्ठा होके डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, हाथ रेज करके अपना कोई भी डिसीजंस ले लेते हैं, वहीं का वहीं उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाके हमारे बिहाफ पे गवर्न करते हैं। अगर आपने टर्म सुना होगा MP, MLA, क्या है ये लोग? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यानी कि जब लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को नेशनल पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के लिए हम इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। अगर हम MLA बोल रहे हैं तो यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम स्टेट में इलेक्ट कर रहे हैं और वो वहाँ पे जाके यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जाके हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। तो 2 तरह की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब एक और टर्म आपकी बुक में है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब ये है जब ऑर्डिनरी सिटीज़न जब पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में लोकल लेवल पे, उसको हम ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं। कोई भी मुद्दा है आपके सराउंडिंग्स में, आप जाके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको चेंज कराने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अब जो भी आपका लॉज है या सिटीज़न का पार्टिसिपेशन जो है उससे क्या फ़ायदा है? सबसे पहली चीज़, लॉ जो है
वो देखता है कि फेयरनेस है, सारे सबको एक बराबर ट्रीट किया जा रहा है, ऑर्डर है और लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में कैसे हो सकता है? इलेक्शंस तो होता है, वो नॉर्मल प्रोसीजर है। कभी कभी अगर नई गवर्नमेंट सुनती तो प्रोटेस्ट हो सकता है, या हम पिटीशंस लिख देते हैं, या कभी जो आजकल तो मीडिया में डिस्कशंस वगैरह है उसके थ्रू हम अपनी जो भी बात है गवर्नमेंट तक पहुंचा पाते हैं। तो इस तरह से गवर्नेंस में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स में सबसे जो पहला वर्ड है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed. इसको हम governance कहते हैं। दूसरा वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई सिस्टम दैट मेक्स रूल्स एंड ensures that they are followed. इसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। तीसरी चीज़ है लॉज। जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं और पार्लियामेंट उसको पास करती है उनको हम लॉज कहते हैं। हाउस, एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड। जनरली आपका जैसे पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा एंड राज्यसभा है, और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नाम मात्र, इन नेम ओनली, कोई भी चीज़ सिर्फ जिसका हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉमिनल। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लॉ बनाता है या लेजिस्लेट करता है, ये टर्म भी यूज़ हो सकता है, लेजिस्लेट। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि लॉज को एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है विच दो काम कर रहा है, इंटरप्रिटेट्स द लॉज और एंश्योर्स जस्टिस, कि कोई भी गलती हुई एंश्योर करता है कि जस्टिस मिल रहे सबको। डेमोक्रेसी, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अ सिस्टम वेयर ऑल सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं MCQs की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नेंस? टू क्रिएट एंड एनफोर्स लॉज, to cause confusion in society, to only collect taxes, to eliminate democracy. The correct answer is to create and enforce laws. Which organ of the government makes laws? कौन सा गवर्नमेंट का पार्ट है जो कि लॉ बनाता है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पुलिस। करेक्ट आंसर है लेजिस्लेचर। Who is the head of the executive branch at the national level in India? एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड कौन है इंडिया में? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। व्हाट डज डेमोस मीन इन ग्रीक? ग्रीक में डेमोस का क्या मतलब है? रूल, गवर्नमेंट, पीपल, लॉ। करेक्ट आंसर है पीपल। विच इज़ द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया? इंडिया में हाइएस्ट न्यायालय संस्था कौन सी है? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट्स। द करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कौन सा है? सिटीजन्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन्स, सिटीजन्स वोट डायरेक्टली ऑन एवरी लॉ एंड डिसीजन, द गवर्नमेंट मेक्स ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग पीपल, ओनली द जुडिशरी डिसाइड्स लॉज। The correct answer is citizens vote directly on every law and decision. यानी कि जब लोग इकट्ठे बैठ के जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 levels ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? गवर्नमेंट के 3 कौन से स्तर हैं इंडिया में? लोकल, स्टेट, सेंट्रल, फेडरल, नेशनल, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर। करेक्ट आंसर है लोकल, स्टेट और सेंट्रल। विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इंटरनेशनल रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस को कौन सा गवर्नमेंट हैंडल करती है? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जुडिशरी? करेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट।
Who served as the 11th President of India from 2002 to 2007? इंडिया का कौन राष्ट्रपति था 2002 से 2007 में? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री द्रौपदी मुर्मू, श्री रामनाथ कोविंद। करेक्ट आंसर है APJ अब्दुल कलाम। Which of the following is an example of grassroots democracy? Grassroots democracy का कौन सा example है ये? The Supreme Court passing a law, local people voting in a panchayat election, a member of parliament giving a speech, the police arresting criminals. तो correct answer है local people voting in an panchayat election. Moving on to assertion and reason questions. A, if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. Assertion. The government is responsible for maintaining law and order. Reason. Without rules and laws, society would be chaotic. The correct answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. The judiciary enforces laws made by the legislature. The judiciary ensures laws are followed and decides punishments. D, A is false but R is true. The executive enforces laws while the judiciary interprets them. Judiciary does not enforce law. Moving on to third one. Direct democracy is suitable for large countries like India. In direct democracy, every citizen votes on every decision. The correct answer is D. A is false but R is true. Direct democracy is impractical for large populations, which is why India follows representative democracy. Assertion. The executive branch is responsible for implementing laws. Laws are passed by the legislature. The correct answer is B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Case-based questions, paragraph 1. Democracy means rule by the people. In modern democracies, citizens elect representatives who make decisions on their behalf. What does democracy mean? Democracy means rule by the people. अगर आपसे पूछे डेमोक्रेसी का क्या मंत्र है, लोकतंत्र का, तो रूल बाय पीपल. What is the difference between direct and representative democracy? Direct और representative democracy का difference क्या है? Direct democracy involves people voting on every decision, while representative democracy involves elected leaders to decide for them. Direct democracy में लोग इकट्ठे बैठ के खुद decide करते हैं, जबकि representative democracy में हम अपने representatives को elect करते हैं और वो हमारे behalf पे decision लेते हैं. Why is voting important in a democracy? वोटिंग डेमोक्रेसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है? वोटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट अलाउज सिटीजन्स टू चूज देयर लीडर्स एंड हैव अ से इन गवर्नेंस. क्योंकि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आप उसमें कुछ बोल सकते हैं, इसलिए वोटिंग इम्पॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू पैराग्राफ 2. गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल्स, organizing society and ensuring those rules are followed. Governments are responsible for maintaining law and order and providing essential services. Why are rules important in governance? Governance में rules क्यों important है? Rules are important in governance as they help to maintain peace, prevent conflicts and ensure smooth functioning of society. Rules इसलिए important है क्योंकि वो society में peace लाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करते हैं और सोसाइटी के ढंग से सारी चीज़ सुचारू रूप से काम करे तो फंक्शनिंग में हेल्प करती है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग रूल्स? रूल्स को कौन एनफोर्स करता है? द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस लाइक द पुलिस एंड जुडिशरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग रूल्स. बेसिकली पुलिस और जुडिशरी. What would happen if there were no rules in society? अगर सोसाइटी में कोई भी रूल्स नहीं हैं तो क्या होगा? Without rules, there would be chaos, crime and disorder, making it difficult for people to live peacefully. Naturally, सोसाइटी में एकदम chaos रहेगा और लड़ाई झगड़े होंगे, peace नहीं रहेगा. Very short answer type questions में
What are the three organs of government? Government के 3 organs कौन से हैं? The 3 organs of government are legislature, executive and judiciary. What is the main role of the judiciary? न्यायपालिका का क्या main role है? The main role of the judiciary is to interpret laws and ensure justice. यानी कि वो लॉ को इंटरप्रिटेट करती है और जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट है तो न्याय दिलवाती है. नेम द 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसीज के 2 क्या टाइप्स हैं? द 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. What would happen if no one followed those rules? अगर कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? If no one followed those rules, then society would not be able to function. There would be chaos, crime and disorder, making it difficult for people to live peacefully. Naturally, society में chaos रहेगा, चोरियां डकैतियां बढ़ जाएंगी, डिसऑर्डर हमेशा रहेगा और कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा. Who makes laws in India? Legislature makes laws at the national level, that is the parliament consisting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha makes laws in India. At the state level, state assembly makes laws. In few states, both legislative assembly and legislative council makes law. इंडिया में कौन कानून बनाता है? अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे तो पार्लियामेंट संसद बनाती है जिसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं. और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं. कहीं कहीं सिर्फ विधानसभा है तो सिर्फ विधानसभा बनाती है और जहाँ पे दोनों विधानसभा और विधान परिषद है तो दोनों लॉज मिलके बनाते हैं. हाउ डू सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में सिटीजन्स किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? Citizens participate in democracy by voting, protesting, petitioning and engaging in discussions. लोकतंत्र में citizens जो हैं वो नागरिक जो हैं वो कैसे participate करते हैं? तो वोट करके, प्रोटेस्ट करके और अपनी जो भी डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट को देती हैं और जो भी डिस्कशंस डिबेट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. What has transformed the way societies function? All over the world, digital technologies have been transforming the way societies function. आजकल हर चीज़ जो है डिजिटल हो रही है, इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्होंने चेंज लाए हैं. What is the motto of the Government of India? Government of India का क्या मोटो है? The Government of India's motto is सत्यमेव जयते, which means truth alone triumphs. यानी कि सत्यमेव जयते जो है वो गवर्नमेंट का मोटो है. What is the motto of the Supreme Court of India? Supreme Court of India का क्या मोटो है? The Supreme Court's motto is यतो धर्मस्तातो जयः, और where there is dharma there is victory. Who leads the executive branch in India? इंडिया में executive या कार्यपालिका को कौन लीड करता है? The executive branch in a state is led by the chief minister. The executive branch at the national level is led by the prime minister. प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नेशनल लेवल पे कार्यपालिका को लीड करते हैं और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर. हु वॉज निकनेम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? वाई? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं और क्यों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, a renowned scientist, was nicknamed the Missile Man of India for his crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्पेस प्रोग्राम में, मिसाइल प्रोग्राम में और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. हाउ डिड रूल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस और व्हाई आर रूल्स नेसेसरी? रूल्स क्यों ज़रूरी हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. When a large number of people live together, there can be disagreements and disorder. So, rules becomes necessary to maintain order and harmony in the society. Citizens also have a say in the laws and rules governing in society. Therefore, rules and laws need to be updated from time to time. रूल्स क्यों नेसेसरी हैं? ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कम्युनिटीज़ में बहुत टाइम से रह रही हैं और जब भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह जब रहते हैं हो सकता है आपसी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाएं. इसलिए रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं
ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और हार्मनी मेंटेन करने के लिए। और जो लोग रहते हैं उनके पास ये पूरा का पूरा राइट है कि वो बोल सकें कि भी किस तरह के रूल्स होने चाहिए, उनको कैसे अपडेट करना है टाइम टू टाइम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूल एंड लॉ, रूल और लॉ के बीच का डिफरेंस बनाएं। सबसे पहले लॉ की बात कर रहे हैं। अ सेट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं सोसाइटी में। लॉज आर एनफोर्स्ड बाय फॉर्मल मैकेनिज्म लाइक पुलिस एंड कोर्ट्स, जो लॉ हैं उनको आपका कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पुलिस एंड कोर्ट्स वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बात करते हैं रूल की। एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट स्टेट्स हाउ थिंग्स शुड बी डन, हमने आपस में डिसाइड कर लिया कि कैसे कैसे थिंग्स होंगी, उसको हम रूल कह रहे हैं। एनफोर्स्ड बाय इनफॉर्मल मैकेनिज्म लाइक सोसाइटल प्रैक्टिसेस नॉर्म्स, और इसमें कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आपस में बैठ के जो हमने डिसाइड कर लिया, एग्री कर लिया, वो हमारे रूल्स हो जाते हैं। What changes have come in the procedure of sending money? आज अगर हमें पैसे भेजने हैं तो क्या चेंज हो गया है, किस टाइप का प्रोसेस चेंज हो गया है। इन इंडिया टिल अबाउट 30 years ago पीपल ट्रांसफर्ड मनी थ्रू मनी ऑर्डर। पहले जो था मनी ऑर्डर भेजते थे लोग तो मनी दूसरे के पास पहुंचती थी। इफ़ दे हैड टू सेंड अ पेमेंट टू सम बिजनेस दे वुड सेंड अ डिमांड ड्राफ्ट, अगर बिजनेस से रिलेटेड था तो डिमांड ड्राफ्ट भेजते थे। Today we have digital means of sending across money instantly, और आज हम डिजिटली मनी जो है क्लिक ऑफ अ बटन मनी आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। What has led to cyber crime? साइबर क्राइम आजकल क्यों हो रहे हैं? Today we have digital means of sending across money instantly. This has created a new class of criminals who find digital ways of stealing people's money. This is called cyber crime. This has led many governments to pass new laws in order to fight such criminal activities. आजकल क्लिक ऑफ ए बटन आप मनी को सेंड कर सकते हैं, तो उसी तरह से जो चोर हैं उन्होंने भी अपना एक नया स्टाइल लोगों को चीट करने का या उनकी मनी को चुराने का ज़रिया ढूंढ लिया है, इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने हर जो काफ़ी स्टेट्स हैं उन्होंने लॉज बनाए हैं कि इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल में कर पाएँ। व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स? सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और हम इसको कैसे रिलेट करते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस से। फॉर गुड गवर्नेंस द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नेमली लेजिस्लेचर, executive and judiciary must be kept separate, although they interact with each other and work together. This separation is called the separation of powers. This separation of powers intended to provide a system of checks and balances because each organ of the government checks what the other is doing. Thus, it restores balance if one organ acts beyond its expected role. सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? हमारे तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और सबको अलग अलग रखा गया है, उनके पावर्स फंक्शन सबके अलग अलग हैं, इंटरैक्ट वो एक दूसरे के साथ करते हैं, वर्क टुगेदर कर रहे हैं, पर सबका दायरा जो है वो अलग है, इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कह रहे हैं। हम इस चीज़ को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी मानते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गन, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, दूसरे के काम में अगर दखलंदाजी करेगी तो दूसरा उसको स्टॉप करेगा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस मेंटेन करते हैं कि दूसरे के दायरे में कोई ना आए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? नाम मात्र एग्जीक्यूटिव से आप क्या समझते हैं? नॉमिनल मीन्स इन नेम ओनली। नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र। It means that the President of India and the Governor of a state are not the actual executive heads. They do have certain powers under special circumstances, but normally do not interfere in the affairs of the central or the state government. Nominal का मतलब है नाम मात्र, और प्रेसिडेंट इंडिया का और गवर्नर स्टेट में ये एक्चुअल कार्यपालिका हेड्स नहीं होते हैं। इनके पास पावर्स हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी हैं, बट जनरली जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो उनमें दखलंदाजी नहीं करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals.
What were his ideas to stay positive? अब्दुल कलाम ने भारतीयों के लिए कि बड़ा सोचें और अपने गोल्स को अचीव करें, उसके लिए पॉजिटिव रहे. To stay positive, Dr. Abdul Kalam said, if you fail, never give up, because FAIL means first attempt in learning and is not the end. In fact, END means effort never dies. If you get no as an answer, remember NO means next opportunity. So let us be positive. हमेशा सकारात्मक रहें. What does the word democracy mean? The word democracy comes from two Greek words. Demos means people and krato meaning rule or power. Democracy का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी जो है दो ग्रीक वर्ड से आए हैं. डेमोस जिसका मतलब पीपल है और क्रेटोस का मतलब रूल और पावर से मतलब है. सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द people. Who are MLAs and MPs? What role do they play? MLA और MP कौन लोग हैं और वो उनका क्या काम है? Elected representative to the state legislative assembly are called MLA, member of legislative assembly. Elected representative to the parliament at the national level are called MP, member of parliament. All these members discuss laws, problems and solutions in the assemblies, and through dialogue and debate try to convince each other whenever there are different opinions. जो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट होते हैं उनको एमएलए कहते हैं. जो लोकसभा के लिए यानी कि पार्लियामेंट के हाउस के लिए इलेक्ट हो रहे हैं उनको हम एमपी कहते हैं. और इन सब का काम है लॉज को डिस्कस करना, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस को निकालना डायलॉग और डिबेट के थ्रू. और अगर मान लो मन मुटाव है किसी के बीच में तो एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं डायलॉग से. What type of democracy exists in India? Why is it called the world's largest democracy? Who can vote? इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है और उसको हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? वोट कौन डाल सकते हैं? Like any modern democracy, India is a representative democracy. तो इंडिया में representative democracy है. It is also the world's largest democracy because it has some 970 million voters in 2024. Largest democracy इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 970 million voters थे 2024 में. In principle, all Indian citizens above the age of 18 years have the right to participate or vote in the elections. तो जो भी 18 साल और 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में. What is grassroots democracy? The term grassroots democracy refers to a system that enables and encourages the participation of ordinary citizens. ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जब आप वो माध्यम तैयार करते हैं कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें तो उसको हम ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी कहते हैं. इट इज़ एट द टाउन और विलेज लेवल. ये आपके टाउन में या विलेज लेवल पे होता है. इन सच अ सिस्टम द सिटीजन्स कैन हैव अ से इन डिसीजंस विच अफेक्ट दैम. और क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं उसमें वो अपने डिसीजंस या उनको पूरा अधिकार है बोलने का. नाउ लेट अस मूव ऑन टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. मेंशन द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव. आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एग्जीक्यूटिव की बताएं. सेंट्रल गवर्नमेंट में it is led by the President of India, who is the nominal head and Supreme Commander of the Indian Armed Forces, or the Prime Minister is the real executive. It formulates national policies on matters like defense, foreign affairs, atomic energy, communications, currency, interstate commerce, education, etc. अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे तो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर हैं. जो भी हमारे नेशनल की सिक्योरिटी से लेके एटॉमिक एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, वो सारे के सारे काम जो हैं वो एग्जीक्यूटिव नेशनल लेवल पे देखते हैं. स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ लेड बाय गवर्नर हु इज़ द नॉमिनल हेड.
Chief Minister as the executive head. It adopts and implements laws made by the central government at the state level. तो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर है, नॉमिनल हेड है वो, और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं. तो जो भी आपका लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं वो स्टेट लेवल में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. इसके अलावा इट फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ ऑन मैटर्स लाइक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा. और इसके अलावा वो पॉलिसीज़ बनाते हैं जैसे पुलिस के से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर में है, पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, खेती है, इरिगेशन है, या लोकल गवर्नेंस के ऊपर. व्हाट डज़ द इंडियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कंप्राइज ऑफ? इंडियन जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हैं वो किन से बनते हैं? Now, starting with the organs of the government, the first, legislature. Legislature at the national level, it comprises of two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. At the state level, it comprises of either the legislative assembly or both legislative assembly and legislative council. तो बात करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेचर की. नेशनल लेवल में हमारा जो पार्लियामेंट है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनता है. स्टेट लेवल में अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो कहीं कहीं विधानसभा है और कहीं दोनों हैं, विधानसभा और विधान परिषद. देन मूविंग ऑन टू एग्जीक्यूटिव. At the national level, we have the President of India, who is the nominal head, and Prime Minister as the executive head. At the state level, it is the Governor who is the nominal head, and Chief Minister is the real or the executive head. कार्यपालिका की अगर बात करें, नेशनल लेवल में प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर हैं. स्टेट लेवल में आपका गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर हैं. फिर जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी. जुडिशरी नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है. अगर हम बात करें न्यायपालिका की तो देश में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है और अगर स्टेट की बात करें तो हाई कोर्ट होता है. मूविंग ऑन टू एनसीईआरटी जोन. What is the meaning of governance? Governance का क्या मतलब है? Governance is the process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed. Governance का क्या मतलब है? तो गवर्नेंस जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं. सोसाइटी जो है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट रूल्स के बेसिस पे और ये भी इंश्योर करते हैं कि वो फॉलो करें लोग. वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट या सरकार हमें क्यों चाहिए होती है और वाई इज़ गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी? गवर्नेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है? अ गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, provide public or essential services like education, healthcare, and ensure justice and development. हमें सरकार क्यों चाहिए? सरकार हमें चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, वो हमारे जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करें, जो भी सर्विसेज हैं एसेंशियल, चाहे वो शिक्षा की है या हेल्थ की है, वो प्रोवाइड करें और अगर कहीं अनजस्टिस है तो जस्टिस न्याय दिलवाएं और डेवलपमेंट की बात करें. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? Democracy means rule by the people. It is important because it ensures people's participation in governance, protects rights and promotes equality and justice. Democracy का क्या मतलब है और वो क्यों important है? Democracy का मतलब है लोगों का रूल. क्यों चाहिए? क्योंकि लोग अब सरकार में या जो भी गवर्नेंस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें कि हर जगह जस्टिस, न्याय हो और समानता हो. एक्सप्लेन हाउ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन इन केस ऑफ अ साइबर क्राइम. जो 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के वो कैसे फंक्शन करते हैं साइबर क्राइम अगर कहीं होता है. लेजिस्लेचर मेक्स लॉज टू रेगुलेट ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम. सबसे पहला काम जो लेजिस्लेचर करती है वो टाइप के कानून बनाती है जिससे ऑनलाइन में कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है जो कि नहीं चाहिए वो कंट्रोल कर सके. एग्जीक्यूटिव, साइबर पुलिस एंड साइबर क्राइम एजेंसीज एनफोर्स दीज लॉज बाय इन्वेस्टिगेटिंग एंड अरेस्टिंग क्रिमिनल्स. एग्जीक्यूटिव जो भी साइबर पुलिस और साइबर क्राइम ने जो लॉज बनाए हैं
उनको इन्वेस्टिगेट करती है, अगर कोई भी गलत काम किया गया है तो उनको अरेस्ट करते हैं। जुडिशरी, कोर्ट्स एग्जामिन एविडेंस एंड डिलीवर जस्टिस बाय पनिशिंग दोज गिल्टी ऑफ साइबर क्राइम। जुडिशरी जो है वो सारे तथ्यों को देखती है, उसके बाद जस्टिस देती है, और अगर जो भी गिल्टी है तो दोषी है तो उनको पनिश करती है। Now let us move on to questions, activities and projects. What is the difference between direct democracy and representative democracy? Direct democracy और representative democracy का क्या difference है? सबसे पहले बात करें direct की और फिर representative की। तो direct democracy, citizens directly vote on every decision. Citizen elect representatives who make decisions for them. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स खुद अपने आप सारे डिसीजंस लेते हैं, और इनडायरेक्ट में जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव सारे डिसीजंस लेते हैं। दूसरा, इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉलर कंट्रीज, इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज कंट्रीज। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो छोटी कंट्रीज़ के लिए बहुत उपयुक्त है, और लार्ज कंट्रीज़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। Direct democracy, it is more transparent but less efficient. In representative democracy, it is less transparent but more efficient. क्योंकि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने है, बट अगर एफिशिएंसी की बात करें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव सारे काम कर रहे हैं इसलिए लेस ट्रांसपेरेंट है, हमारे बिहाफ पे सारा काम करना है इसलिए एफिशिएंट ज़्यादा है। बात करें एग्जाम्पल्स की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंशियंट एथेंस में, स्विट्ज़रलैंड में है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इंडिया और यूएसए में है। नाउ रिकॉल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स। जो 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़े हैं उनके सबके क्या रोल्स हैं। लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज or legislates. Sometimes it also updates or removes existing laws. This is done by an assembly of representatives of the people. सबसे पहले लेजिस्लेचर के बारे में बोलते हैं। लेजिस्लेचर का जो मेन काम है वो है कानून बनाना या लॉ बनाना, और जो भी कोई आउटडेटेड लॉ हैं उनको हटा के उनकी जगह नए बनाना, और ये सारा काम जो है ये असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करती है, जिसको हम संसद कहते हैं दोनों। Now executive. The executive is the organ that implements or executes the laws. This includes the head of state, the ministers and any agency responsible for enforcing law and order. दूसरा बात करते हैं कार्यपालिका की, और कार्यपालिका जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब इसमें आपके हेड ऑफ द स्टेट हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, जो भी कोई इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो ये सारे के सारे काम करते हैं। जुडिशरी, न्यायपालिका। The judiciary is a system of courts which decides whether someone has broken the law, and if so, what course of action should be taken. Sometimes it also examines whether a decision taken by the executive is right or whether a law passed by the legislature is fair to all. Judiciary ये हमारे कोर्ट्स का पूरा सिस्टम है, और ये डिसाइड करते हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो किस टाइप का कानून टूटा है और किस टाइप का उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। और कभी कभी वो ये भी देखते हैं कि अगर कोई जो डिसीजन एग्जीक्यूटिव ने लिया है वो सही है या नहीं है, या जो लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है या नहीं। वाई डू वी नीड 3 tiers या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? हमें 3 स्तर गवर्नमेंट के क्यों चाहिए? We need governments at different levels to manage governance efficiently. क्योंकि जो शासन है वो अच्छे से कैरी आउट हो, इसलिए हमें 3 स्तर पे गवर्नमेंट चाहिए। Local government handles towns and villages affairs like sanitation and infrastructure. सबसे पहले बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, और वो आपके शहरों में, गांव में होती है। तो जो भी आपके सैनिटेशन की प्रॉब्लम है या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ ये लोग केटर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस स्टेट लेवल इश्यूज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट। बात करते हैं स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल का अपना अलग काम का दरिया है, जिसमें वो शिक्षा देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, और ये देखते हैं कि जो कानून है वो एनफोर्स हो रहा है या नहीं। फिर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स नेशनल मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड करेंसी।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे के सारे नेशनल लेवल के जो मैटर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, करेंसी हो गई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ प्रोजेक्ट कोविड-19 लॉकडाउन, एक्शंस एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। Central government imposed lockdowns, provided vaccines, managed national healthcare policies. State government enforced lockdown rules, managed hospitals and COVID centers. Local government ensured food and medical supplies and maintained public order. प्रोजेक्ट कोविड-19 जब लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को इम्पोज करा, वैक्सीन्स लोगों को प्रोवाइड करे और जो भी हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ थी या पॉलिसीज़ थी वो सारी बनाई। स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने एनफोर्स करा जो लॉकडाउन लगाया गया था और ये देखा कि जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स को मैनेज करना और कोविड सेंटर्स जहाँ जहाँ ज़रूरत थे वो बनाए गए। लोकल गवर्नमेंट उन्होंने ये देखा कि जो फूड और जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं वो सब तक पहुँचे और लोगों पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे।